नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पूरे बेसिक से लेकर के अभी चर्चा में क्यों है और इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। एक करंट अफेयर का मुद्दा है और कुछ दिनों से चर्चा में है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई अगर बीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले भी आईएएस एकेडमी के द्वारा फ्राइडे को एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल फ्रेश बैच, फाउंडेशन कोर्स, बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर चर्चा में आया क्यों, क्या है मुद्दा। पिछले वीक में अगर आप देखेंगे तो मोदी साहब एक डिबेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की है। ये तो आप लोग इससे वाकिफ होंगे। लेकिन इससे भी पहले जो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है, जो कोई भी गवर्नमेंट जब चुनाव लड़ती है तो उस समय वो क्या करने वाली है, उसकी एजेंडा क्या है, ये सारा चीजें वो जो एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वो लोग प्रस्तुत करते हैं, उसको इन जनरल मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो उस मैनिफेस्टो में तो आप देखेंगे 2019 के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी। आज से लगभग एक साल पहले यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाया था साहबानों के, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो को देखा होगा तो मैं उस पर एक बातें कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार का जो एक लास्ट टूल है वह टूल यूज करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज के दिनों में आप देख रहे हैं कि चर्चा में है। तो एक विजन होती है चीजें, जब आप चीजों को देखते हैं और समझते हैं तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट होने लगती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अभी के समय में आप देखेंगे कि जो एक लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिकमेंड किया था। नरेंद्र मोदी साहब का डिबेट ये भी चर्चा में लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है जो आज के समय में चर्चा में भी है। और अगर खास करके देखा जाए, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि इसके जो भी फैक्चुअल डेटा हो उसको भी मैं आपको बता दूं। अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की जो बात कही गई है वो एक तो फंडामेंटल राइट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3, और एक है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। लेकिन जब संविधान जब हमारा बन रहा था तो उसमें दो प्रकार के राइट्स की बात की जा रही थी। एक राइट जो इन जनरल मिलने चाहिए, जो मैंडेटरी है, और एक ऐसा राइट जो जब सरकार को जब लगेगी, जब हमारी जब स्थिति ठीक होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें से कुछ राइट्स को निकाल करके फंडामेंटल राइट में रखा जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि जब देश जब हमारा आजाद हो रहा था तो आजादी के समय वो जो राइट टू एजुकेशन था इन जनरल आपके फंडामेंटल राइट में उस चीज को नहीं लिखा गया था। ये चीजें पार्ट हुआ करता था डीपीएसपी का। लेकिन क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो फाइनेंशियल कंडीशन उस प्रकार का था ही नहीं। जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होंगे, पैसे होंगे, तब हम वेलफेयर का ज्यादा काम कर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे ज्यादा काम कर पाएंगे। तो इसीलिए जो राइट टू एजुकेशन जो सिस्टम था, लगभग जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की जो बात थी, इसको डीपीएसपी में लिख दिया गया। उसी को आप देखेंगे कि जब हमारे देश की जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हुआ, हम लोगों को लगने लगा कि हम लोग और बेहतर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, तो लगभग 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में उसको डीपीएसपी से निकाल करके आपको पता होगा कि आर्टिकल 21A में एक अलग से फंडामेंटल राइट रख दिया गया। तो आप इस चीज को जोड़ पा रहे होंगे कि डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। मैं अभी करंट अफेयर मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। इस पर चर्चा किया जाए तो शायद एक क्लास में समाप्त करना मतलब असंभव लगता है। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस कर रहे हैं, अभी हम लोग वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लगभग 1853 के एक्ट तक को हम लोगों ने अब तक समाप्त कर दिया है।
आने वाले समय में हम बाकी के जो एक्ट हैं उसको भी करेंगे और धीरे धीरे फंडामेंटल राइट पर भी आएंगे, डीपीएसपी पे भी आएंगे और पूरे जो मुद्दा है उसको भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो लगभग उसी में डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 44 और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये तो आपको तो समझ में आ गया कि मतलब एक संवैधानिक दायरा के अंदर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है। अब यहां समझने वाली बात आ जाती है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इस चीज को आपको बताने का प्रयास करता हूं। अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीजों को सुनिएगा, चीजें आसान हैं, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, दुनिया स्तर पर दो प्रकार के कानून देखे जाते हैं, एक क्रिमिनल कानून होते हैं और एक सिविल लॉ होते हैं, यानी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में देखिएगा कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कोई क्राइम संबंधी अगर बातें कर दिया तो लगभग सारे लोगों के लिए एक नियमावली होती है। जैसे अगर मान के चलिए कि एक्स नाम के आदमी ने वाई का हत्या कर दिया, एक्स नाम के आदमी ने वाई का हत्या कर देता है। अब एक्स किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अगर उसने मर्डर किया है वाई का, तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी अगर कोई अटेम्प्ट मर्डर का प्रयास करता है और जो भी आईपीसी के सेक्शन जो लगते हैं वो चाहे वो किसी धर्म का हो, सब पर समान लगेगा। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब ये चीजों को समझिए। जब अब हम सिविल लॉ में आते हैं, सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में जैसे शादी की बात हो गई, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब जो धन होता है, संपत्ति होता है, बेटी का कितना होना चाहिए, बेटा का कितना होना चाहिए, पति के धन में पत्नी का कितना हिस्सेदारी है, एक पिता के धन में उसके बेटा और बेटी का क्या हक है, ये सारा चीजें जो आती है इन जनरल सिविल लॉ के अंदर में आते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सिविल लॉ है ये सब अलग अलग रिलीजन के तौर पर बटे हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हिंदू धर्म में अगर कोई शादी करता है या उसको कोई डिवोर्स लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट आपके 1955 के तहत वो काम करेगा। अगर मुस्लिम धर्म के लोग अगर शादी करते हैं या उनको डिवोर्स होती है तो एक आपका एक्ट होगा, आपको पता ही होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो इन जनरल 1937 का है और इसका जो आधार है वह शरिया है। तो इस आधार पर उनकी शादी फिक्स होगी कि कैसे शादी करेंगे और मतलब प्रोसेस कैसे होगा, किस एज में शादी करेंगे, अगर डिवोर्स करना होगा तो कैसे डिवोर्स होगा, ये सारी चीजें मतलब आप देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है। उसी तरह आप जाएंगे तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो क्रिश्चियन लोगों का शादी कैसे होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे डिवोर्स होना चाहिए, और उसमें जो एक फादर हैं और उनके बेटे या बेटियों में उस धन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये मुस्लिम लोगों का अलग प्रोसेस है। या आप देखेंगे क्रिश्चियन का अलग प्रोसेस है, ईसाई लोगों का अलग है। आप सिख के लिए देखिएगा कि आनंद मैरिज एक्ट है 2002 का, अमेंडमेंट किया गया है, तो सिख लोग इस एक्ट के तहत इनकी शादी विवाह जो होता है या धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक फादर का अपने बेटी में या बेटा में कैसे करना है, ये चीजें उन एक्ट के तहत जाना जाता है। तो लगभग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि जिस प्रकार के क्रिमिनल केस हैं, कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक्स नाम का आदमी वाई का मर्डर कर दे, चाहे एक्स जो आदमी वह किसी भी का रिलीजन का क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक ही नियमावली लगेंगे। अगर 4 साल का अगर जेल होना है या 10 साल का जेल होना है, तो चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, सबको उस 4 साल या 10 साल का जेल आपको काटना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो मैरिज एक्ट है, खास करके जो सिविल लॉ है, उस सिविल लॉ में रिलीजन के आधार पर चीजें बटा हुआ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 यही कहता है कि जिस प्रकार का क्रिमिनल लॉ है उसी प्रकार से जो सिविल लॉ है उसको भी यूनिफॉर्म कर दिया जाए।
यही है मामला। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये तो अच्छा चीज है, इसमें तो कोई गलत है नहीं, इसमें तो किसी प्रकार का अपोज होना नहीं चाहिए। बहुत सारे इसमें कहानी है। अब एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया। अब चीजों को थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, इतिहास में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इतिहास रहा है। लंबी कहानी है, इसमें कोई चीजें मैं स्किप करूंगा। इसलिए स्किप करूंगा कि मेरे द्वारा इस मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड करके मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर अभी अवेलेबल होगा। उसको मैं उसका केवल रेफरेंस दे करके इस वीडियो में निकल जाऊंगा, और आपको अगर उसकी डिटेल अगर जाननी हुई तो जाकर के उस वीडियो को देखिएगा और बाकी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री की अगर बात करूं तो लगभग 1835 के आसपास जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में इन्होंने लगभग अलग प्रकार के समस्याएं आ रहे थे। इसको लेकर के वहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही थी, लगभग अंग्रेज के समय में 1835 के आसपास। ये चीजें लगभग आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो हुआ, लेकिन जो हिंदू थे और मुस्लिम थे इन पर ये चीजें लागू नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दोनों अलग अलग सेपरेट थे। उसके बाद से कहानी जैसी थी वैसे चल रही थी, और लगभग आपको याद होगा कि 1833 का जो मैं एक्ट आपको बताया था, जो लॉर्ड वेटिंग का, उसमें लगभग ये स्पष्ट तौर पर ये चीजें मेंशन की गई थी कि लगभग जो ब्रिटेन वाले होंगे वह भारत के जो आंतरिक कल्चर की जो चीजें है, मतलब सांस्कृतिक चीज है, उसमें वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। भले यहाँ पर 1833 के एक्ट में दासिज्म को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ण तरीका से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि अगर किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के, अगर उसके पर्सनल जो बिलीव है, ट्रस्ट है, अगर उस पर अगर हम चोट करेंगे तो शायद यहाँ पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए एनीवे, उसके बाद आप देखेंगे कि 1941 में, अभी हम लोग आजाद नहीं हुए थे, आजादी के एकदम से लगभग अब आजाद होने वाले थे। लगभग 1941 की मैं बात करूं तो लगभग 5-6 साल के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। BN राव ने लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजें को डेवलप करने के लिए उनके दिमाग में माइंडसेट आया कि मैं कुछ किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, क्योंकि उस समय सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो लगभग उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि एक एक्ट के माध्यम से इस चीज को बताया जाए, जिसको बोला गया हिंदू कोड बिल, मतलब खास करके हिंदू कोड बिल बोला गया। और इस हिंदू कोड बिल में लगभग 1941 के आसपास डिमांड किया था BN राव ने। लगभग 1948 जब देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद से हिंदू कोड बिल की बात होने लगी कि आखिर जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, इनमें कुछ जो डिमांड हो रही है उसको फुलफिल किया जाए। अब किस चीज को लेकर के, आखिर क्योंकि मेजोरिटी में आज के समय में भी देखा जाए तो 80% हिंदू हैं, और जब 80% एक बड़ा तबका अगर किसी क्षेत्र में अगर स्टे कर रहा है, रह रहा है, तो उसमें मैरिज संबंधी विवाद, तलाक संबंधी विवाद, मतलब जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, धन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो इसको कैसे निपटा जाए, इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए जरूरी था हिंदू कोड बिल। अब मुद्दा यह था, अब इस प्रकार की चीजें लाने के लिए भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा इच्छुक थे, लेकिन उसी में राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो। तो लगभग जो इन जनरल अगर देखा जाए तो लगभग जो अभी अगर मैं कहूं, नेहरू जी पर BR अम्बेडकर का मतलब काफी ज्यादा दबाव आने लगा कि भाई आप कुछ कीजिए, हिंदू कोड बिल है उसको लेकर के आइए। और लास्ट में लगभग 1950 के दशक में नेहरू जी को कुछ चीजें करना पड़ा। जैसे आप देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लेकर के आए,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का लेकर के आए, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और एक देखेंगे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 लेकर के आए। इस सारा का जो सोर्स था वह हिंदू कोड बिल था। अब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें हिंदू लोग जो भी मैरिज करेंगे इस एक्ट के तहत आएगा। कैसे डिवोर्स लेनी है इसमें लिखा गया कि कैसे आप डिवोर्स लेंगे, कैसे आप शादी करेंगे, इस चीजें बताई। उसके बाद जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया कि अगर इंसान है, अगर उसके कुछ बच्चे हैं या नहीं है, एक बेटा है या एक बेटी है, तो जो धन होना चाहिए उस धन का वारिस कौन हो, इससे संबंधित एक्ट लेकर के आया गया। अगर कोई हिंदू इंसान है, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका जो आने वाले समय में वह जो केयर टेकर होगा उस पूरे वेल्थ का, उसका मेंटेनेंस किस आधार पर किया जाए। इसी तरह लगभग इस सारा चीजें जो था 1955-56 के आसपास आते आते हिंदू कोड बिल पास हो गया, और पास होने के बाद ये सारा चीजें हो गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर तो सब चीज ठीक था, सब चीज ठीक चल रहा था, मतलब हिंदू की तो समस्या इन जनरल समाप्त हो गई, मतलब हिंदू महिलाओं की। लेकिन क्या दूसरे जो रिलीजन के लोग थे, क्या उनको इस प्रकार के राइट्स मिले? तो इसका जवाब है नहीं। यही तो चाह रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या आपके राजेंद्र प्रसाद हो, वो तो यही डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड तो यही कर रहे थे कि आखिर अगर हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे हैं तो मुस्लिम कोड बिल लेकर के आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्रिश्चियन कोड बिल लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सिख कोड बिल लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं कि सिर्फ हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे हैं? अगर आपको लाना ही है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए। और इसके फेवर में जो थे बड़े बड़े नेता नहीं थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो लगभग सिर्फ और सिर्फ हिंदू के ही रिलीजन में लगभग 1950 के दशक में रिफॉर्म हुआ, बाकी रिलीजन में रिफॉर्म नहीं हुआ। आप देखेंगे कि आने वाले समय में वो जो दूसरे जो रिलीजन है उनमें मैरिज एक्ट बनेंगे, कुछ के तो पहले से ही जो मैरिज एक्ट बने हैं वो जो निरंतर बने आ रहे हैं वहीं रहेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। तो लगभग आप देखेंगे कि महिलाओं की लगभग काफी हद तक इनकी समस्याएं सोल्व हो गई, कि मतलब मैरिज संबंधी विवाद खत्म हो गए थे कि अगर कोई जो वारिस अगर किसी का नहीं है तो उसका रियल वास्तविक वारिस कौन होना चाहिए, और जो वसीयत है वो वसीयत में बेटी का कितना हक जाना चाहिए, बेटे का हक कितना जाना चाहिए, ये सारे हिंदू कोड बिल के तहत ये सारी चीजें क्लियर हो गए। अब समस्या कहां थी, ये सोचने वाली बात है। तो लगभग आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग एक केस आया था लगभग 1985-86 के आसपास, शाहबानो केस आया। अब उस शाहबानो में मतलब कंपेयर किया गया कि आखिर मुस्लिम महिला और हिंदू महिला में राइट को लेकर कि कितना अंतर दिख रहा है। अब आप यहां पूछेंगे कि आखिर शाहबानो में हुआ क्या था, तो मैं यहां पर इसकी डिटेल नहीं करूंगा। बस YouTube पर जाइए, मेरे नाम से शाहबानो केस स्टडी सर्च कीजिए, एक प्यारा सा वीडियो मिलेगा 40-50 मिनट का, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जाएंगे तो 1995 के आसपास एक सरला मुदगल केस आया, उसमें भी एक प्रकार की कहानी हुई। और लास्ट में आपको पता है कि 2017 में एक सायरा बानो केस भी आया था, जो ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता है। आने वाले समय में मैं इसकी जो इंडियन पॉलिटी जो मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ, इसकी पड़ताल मैं कराऊंगा आप लोगों के समझ पूरी डिटेल में, ट्रिपल तलाक क्या है, कैसे काम करता है, और उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया इस चीज को, और वो कितना लीगल था या इलीगल था, इस चीज की भी हम लोग जांच करने का प्रयास करेंगे। आने वाले जो इंडियन पॉलिटी की जो हम लोग यूट्यूब पर जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आपको इस चीज को देखना है तो इस वीडियो देखने के बाद से बस आराम से आपको जाना है, मेरे नाम से उस चीज को सर्च करना है, आपको शाहबानो का केस मिल जाएगा। अच्छा से देखिएगा, पूरे क्रिस्टल क्लियर मैंने करके बताया है। उसी तरह सरला मुदगल केस को भी मैंने बताया है, उसको भी आप जा करके देख लीजिए।
और सायरा बानो को जो केस है उसको मैंने थोड़ा सा इंटरलिंक किया है शाह बानो के केस में, तो उसको देख लीजिएगा, बाकी डिटेल हम लोग करेंगे। तो लगभग ये सारा जो केस है, लगभग इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत की जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है सरकार है, सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक बार विचार करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब आर्टिकल 14 में ये स्पष्ट तौर पे बातें लिखा गया है कि राइट टू इक्वलिटी, कि हम किसी भी चीज में मतलब जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज को आधार मानकर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए कि एक महिला, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो हिंदू मैरिज एक्ट में एक इंसान एक ही महिला से शादी कर सकता है, और जब तक दूसरी महिला लिखित रूप से प्रमाण नहीं देती है तब तक दूसरी शादी करने के लिए ऑथराइजेशन उस मेल पर्सन के पास नहीं है। लेकिन आप देखेंगे वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक आदमी के पास लगभग एक मेल पर्सन 4-4 शादियां कर सकता है। सोचिए, तो मैं यहां पर आर्टिकल अगर 14 और 15 को अगर आधार मानूं, तो क्या एक महिला दूसरे महिला के साथ राइट टू इक्वलिटी को फॉलो कर पा रही है? नहीं। तो आप बोले कि नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ला दिया जाए, तो जिस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट है उसी तरह वहां मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है वो खत्म हो जाएगा, और एक आइडियल लॉ बन जाएगा। वह हिंदू के लिए भी अप्लीकेबल होगा, वह मुस्लिम के लिए अप्लीकेबल होगा, वह क्रिश्चियन के लिए अप्लीकेबल होगा, सारे रिलीजन के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये मुद्दा था। और इस आप जब पूरे केस को देखेंगे, चाहे सरला मुदगल आप देखिए, या शाह बानो का केस देखिए, या सायरा बानो का केस देखिए, सारे केस में यही चीजें जटिलता आएगी इक्वालिटी को लेकर के, धर्म को लेकर के, कि किसी को एक को इतना पावर मिला है तो किसी को इतना कम क्यों मिला है, आखिर क्या कारण है, इस चीज को भी समझना जरूरी हो जाता है। तो लगभग सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस सारे जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। तो लगभग हम लोग ये हिस्ट्री था जो हम पड़ताल कर रहे थे। लगभग अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। मोदी साहब का एक डिबेट जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहा गया, लॉ कमीशन ने ऐसा माना है इस चीज को लेकर के कि हाँ, मतलब अपने रिपोर्ट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे ही एक मोदी जी की एक बातें हुई, आपको पता होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने आपस में मीटिंग किया, और मीटिंग में करने के बाद, लास्ट वीक की बात है, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करने की भी बात कही। क्यों अपोज की, अभी करते हैं चर्चा। लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से इसका ओरिजिन माना जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये सारा चीजें। और भारत में हिंदू कोड बिल कैसे आए, कौन से लोग इसको फेवर कर रहे थे, कौन लोग इसके अपोज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये भी हमने बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या क्या फैसला दिए हैं इसकी बात हमने कहा। अब आते हैं कि आखिर मुस्लिम लोग जो है इस एक को लाने से क्यों घबरा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये लोग आधार दे रहे हैं आर्टिकल 25 को। अब देखिए, आर्टिकल 25 जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, जो उसका सूल कहता है, जो उसकी जो होता है ना अंतःकरण, यह भारतीय संविधान यह उसको राइट देता है कि आपको जिस भी रिलीजन को मन करे वह आप निस्वार्थ भाव से उसको एडॉप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ये आपका राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। तो इसी को आधार मानकर मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि हम आर्टिकल 25 के तहत हम मुस्लिम रिलीजन को हम मानते हैं, और मुस्लिम रिलीजन जो चलता है वह मोहम्मद साहब के कुछ उपदेश के आधार पर चलता है, कुरान के आधार पर चलता है, शरिया के आधार पर चलता है। तो अगर आप उस शरिया के कानून को, उस कुरान के जो नियमावली है, आप अगर उसमें अगर बदलाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अंतःकरण है, जो ईश्वर से हमारा जुड़ाव है, उस जुड़ाव का आप हनन कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ये व्यवस्था
चलनी चाहिए, होनी चाहिए। और लगभग लगभग ये बात बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 1950 में लागू हुआ, जब इस शरिया का मुस्लिम लोगों के द्वारा यह आधार दिया जा रहा है कि ये शरिया लगभग 1400 साल पुराना है, इसको आधार दे करके ये अपोज कर रहे हैं मुस्लिम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाती है तो क्या बेनिफिट होने वाले हैं महिलाओं को। तो सबसे पहले अगर बेनिफिट को अगर देखा जाए मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं, तो सबसे पहले जो ये मैरिज संबंधी है कि एक आदमी एक से ज्यादा मैरिज करता है, ये कहानी खत्म हो जाएगी। और वसीयत को लेकर के मुस्लिम धर्म में काफी विवाद रहते हैं कि आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि अगर एक्स नाम का आदमी है तो वह जिसको चाहता है, जितना चाहता है, अपना वसीयत अलग अलग चीजों में बांट देता है। अगर एक्स नाम के बंदे को अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें इतना अथॉरिटी है कि वह एक बच्चे को पूरा चीजें दे दे, 3 बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे। तो ये भी एक प्रकार का समस्या था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होती है तो ये प्रकार की समस्या जो होगी वह खत्म हो जाएगी। महिलाओं की अगर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप देखेंगे, राइट होंगे, जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी, उसमें भी सुधार आएगा। ये सारा चीजें जो होगी इन जनरल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो ये चीजें देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होती है तो वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि 1954 का पर्सनल एक्ट है, पर्सनल लॉ है, और ये भी पर्सनल लॉ इन जनरल शादी से संबंधित है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो पर्सनल लॉ हो, हिंदू मैरिज एक्ट है, इस सारे एक्ट का क्या होगा? क्या दूसरे रिलीजन के जितने भी जो एक्ट बने हैं शादी को लेकर के वो रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? ये थोड़ा सा सोचनीय मुद्दा हो जाती है। उनके ऊपर ये काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, उनको रखना है या खत्म करना है, अब ये चीजें आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद जो शरिया बेस्ड कानून है, जो मुस्लिम भाई लोगों में इसको माना जाता है, तो लगभग उस पर भी ये चीजें होगी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ऐसा बोला जाएगा कि आप उस कानून को ना माने, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। तीसरा है कि लगभग मोर देन जो एक से ज्यादा लोग शादियां करते हैं उनकी एक कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है। और महिलाओं के जो अधिकार है, खास करके आप देखेंगे कि जो उनका शोषण होता है उनसे उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ जो मैं वसीयत संबंधी, धन संबंधी, डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जो बातें मैंने शुरू से इस वीडियो के प्रारंभ से बताते आ रहा हूं, ये चीजें भी आसान होने की उम्मीद है। और लगभग एक चीज और कयास लगाया जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के भी इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि अगर कोई कपल अगर लिविंग रिलेशनशिप में होता है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को बताएं कि हाँ मैं लिविंग रिलेशनशिप में हूं या नहीं हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ऐसे कुछ एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि ये चीजें आपको स्पष्ट तौर पर ओपनली बताना पड़ेगा कि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं। ये भी एक प्रकार का मतलब जो कपल है अभी के समय में, तो उनके लिए भी एक जटिलता उत्पन्न हो सकती है। अब यह है कि ये तो था कि लगभग आपने अभी तक ये चीज महसूस किया कि लगभग ये मुस्लिम लोग थे, उनको समस्या हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। लेकिन इसमें कुछ पक्ष ऐसा भी है, खासकर जैसे हिंदू लोग, ये लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के अपोज कर रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर मुस्लिम तो है नहीं अपोज करने वाले, हिंदू लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपोज करेंगे, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूं ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, ये है क्या? देखिए, इसको थोड़ा सा HUF को अच्छा से समझिएगा। देश की आजादी के बाद जैसे जो बड़े फैमिली थी, वो बड़े फैमिली अगर फैमिली आपस में जुड़ करके अगर कोई व्यवसाय कर रही है और सारा व्यवसाय सारे लोगों के अंदर में से ही चल रहा है, तो उसको HUF के तहत में माना जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं टाटा एंड सन्स,
तो कहने का मतलब है कि उसके जो मालिक हैं टाटा के साथ साथ उसके जो टाटा के ऑनर है उनके सन जो लड़के हैं वो भी उनके ऑनर होंगे टाटा कंपनी के। तो लगभग इस प्रकार की एचयूएफ जो है उसमें हिंदू लोगों को बेनिफिट दिया गया है और जो टैक्सेशन एक्ट 1961 है उसके माध्यम से एचयूएफ के तहत उनमें टैक्स में रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो एचयूएफ को जो टैक्स सिस्टम में जो राहत दी जाती है तो हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, क्योंकि एचयूएफ केवल देखा जाए तो लगभग सिर्फ हिंदू लोगों को ही ये चीजें दिया गया है, मुस्लिम लोगों को ये चीजें दिया नहीं गया है। तो जब आप एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आएंगे तो हिंदू मुस्लिम में आपको किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर के आप एक समान कानून बनाएंगे। ऐसा तो नहीं बनाएंगे कि मुस्लिम के लिए अलग बना दे, हिंदू के लिए अलग बना दे, फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आएगा। दूसरा ये चीज है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है यहाँ पे उस पर 1954 का है। तो लगभग इस मैरिज एक्ट के तहत जो लोग आते हैं वो लोग भी इसका अपोज करने का प्रयास करेंगे। जो खास करके अगर मैं कहूं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है तो अगर उनको इसमें अगर कुछ बेनिफिट दिख रहा है तो आने वाले समय में यूसीसी से अगर बेहतर अपने आप को अगर सेफ जोन को हिंदू मैरिज एक्ट में मानते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट की ही ज्यादा वो तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि लगभग हिंदू लोग इसका अपोज करें। एक सबसे बड़ा तबका होता है जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में आज के भी समय में एक से ज्यादा शादी करने के रिवाज वहां पर प्रचलित है। अगर आप यूसीसी लेकर के आते हैं तो इनको लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है और खास करके इनकी तबका कम नहीं है। लगभग टोटल आबादी का 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग इनकी आबादी 8% है। लगभग अगर ऑन डेटा अगर मैं बात करूं तो 10.3 करोड़ लोग एसटी कम्युनिटी से आते हैं। डेटा वेरी भी कर सकता है। लगभग आप देखेंगे कि आने वाला जो सेंसस है इसमें डेटा काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि लगभग आज से लगभग 11-12 साल पुराने डेटा को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसी डेटा के आधार पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो लगभग इनको लेकर के समस्या उत्पन्न होगी। अभी के समय में 705 प्रकार के एसटी कम्युनिटी पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि अभी के समय में जो आपके 7 सिस्टर हो गए, उड़ीसा हो गए, दादर नागर हवेली हो गए, ये सारा जो क्षेत्र है लगभग 8-10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एसटी कम्युनिटी की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात एक है कि साउथ इंडियन फैमिली। अब साउथ इंडियन फैमिली में देखा जाता है कि खास करके कि अपने ही फैमिली में शादी करते हुए देखा जाएगा कि मतलब एक कजन से ही मतलब किसी लड़के की शादी हो जाती है। लगभग इस प्रकार की स्थिति अगर बिहार में देखा जाए तो लगभग 3.28% के आसपास मैरिज देखा गया है, जिसमें मतलब कजन से ही मैरिज हो जाती है। और लगभग अगर तमिलनाडु में अगर एक बात देखा जाए साउथ इंडिया में तो ये डेटा आपका 26% है। इस 26% में अगर 2015-16 का एक डेटा कहता है कि मतलब फादर के पक्ष में कजन से शादी होने वाले जो कंडीशन थे वो 13%, जबकि मदर की फैमिली से रिलेटेड जो कजन से ही शादी हुआ है उनकी जो परसेंटेज है लगभग 10.5% है। तो लगभग ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो इस प्रकार की चीजें में भी खत्म किए जाए। तो लगभग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं ये लगभग इन 4-5 मुद्दों पर आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग इसका अपोज करें, यानी एचयूएफ, स्पेशल मैरिज एक्ट और एसटी कम्युनिटी और जो साउथ इंडियन फैमिली जो है जो अपने ही कजन के साथ मतलब उनकी मैरिज होते रहते हैं और एक से ज्यादा भी मैरिज की स्थिति वहां पर देखी जाती है। तो लगभग ये लोग भी आने वाले समय में अपोज कर सकते हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये चीजें आने वाले समय में ही ये आइडेंटिफाई हो पाएगी। लगभग ये पूरा मामला हो गया। अब ये चीजें एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो अभी की जो सरकार है और ये चीजें जो प्रयास कर रही है वह क्यों कर रही है और इसके साथ
कितनी पार्टियां सपोर्टिव पार्टियां हैं और कितना अनसपोर्टिव पार्टियां हैं। देखिए, मैं बताया था कि जब सरकार का कुछ एजेंडा था बीजेपी की, लगभग कोई पर्सनली इस चीज को मत लीजिएगा, मेरा काम है कि चीजों को बस थोड़ा सा ग्राउंड स्तर पर आपको समझा दें। लगभग 2014 के बाद से जब ये सरकार बनी थी, इनके कुछ एजेंडा थे। जैसे आप देखेंगे कि एनआरसी, आप देखेंगे कि राम मंदिर, दो आपके मुद्दे हो गए। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा था आर्टिकल 370 35 से, और एक मुद्दा इंपॉर्टेंट बचता था, वो है आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस सबको पता था कि जो अगला जो मुद्दा है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। तो अब क्या बीजेपी की सरकार क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में कहां तक सक्षम होगी, अभी थोड़ा सा एक मोटा मोटी एक डेटा के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहूं कि अभी जो सपोर्टिव पार्टी है, जो ये चाहती है कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो वो बीजेपी के साथ जो हाथ में हाथ मिला करके चल रही है वो है आप और है शिवसेना। अपोज करने वाली कौन सी पार्टियां हैं, तो आप देखेंगे एनसीपी है, एआईएमआईएम है, कांग्रेस है, डीएमके है और अदर पार्टियां हैं। ये सारा पार्टियां जो है ये अपोज कर रही हैं। तो जब इस प्रकार की चीजें को लाने के लिए लगभग 2/3 मेजोरिटी से आपको बिल पास करना होगा लोकसभा में और राज्यसभा में। अब यहाँ एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा में अभी बीजेपी की कितना सीट है और राज्यसभा की कितना सीट है। अगर मैं कहूं कि लगभग बीजेपी की टोटल सीट जो है वो 330 है, वहीं एनडीए की बात करें तो लगभग 330 सीट है। और इस बिल को पास करने के लिए लगभग 543 का अगर 2/3 अगर किया जाए तो लगभग 362 सीट चाहिए। यानी अगर पूरे एनडीए अगर ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए, तो भी इनको लगभग 32 एमपी की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। और इस 32 एमपी को लाने के लिए जो पार्टी अपोजिशन में है उनको अपने फेवर में लाना होगा। तो ये चीजें कहना इतना आसान नहीं कि चीजें तुरंत हो जाए। अगर बीजेपी चीजों को समझाने का प्रयास करती है, लोग एग्री होते हैं, तभी ये चीजें संभव हो पाएगा, यानी मोनोपोली नहीं हो सकती है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी के पास 92 सीट है और एनडीए के पास जो है वह 110 सीट है। यानी एनडीए ही पार्टी है, लेकिन एनडीए का जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी, इसलिए मैं इस चीज को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो लगभग अगर 110 है, अगर इसको टोटल सीट जो है आपका राज्यसभा का 250 और इसका 2/3 अगर किया जाए तो लगभग 167। यानी अगर एनडीए की पूरा टीम भी तैयार हो जाए फिर भी इनको लगभग 50-60 सीटें और चाहिए। तो लगभग इन सारे डेटाओं को देखने के बाद आपके दिमाग में ये चीजें तो अब आ गई होगी कि मतलब यहां पर अगर कोई अभी की जो प्रेजेंट सरकार है, अगर जो चाह रही है, अगर वो सिर्फ उनके चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। यानी अभी ये चाहिए कि खास करके जैसे ये शिवसेना, आप, ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा अपने फेवर में लिया जाए। और जैसे डीएमके हो गया और एनसीपी हो गया, क्योंकि एआईएमआईएम तो आएगा नहीं, कांग्रेस तो आएगा नहीं, एक थोड़ा सा डिप्लोमेसी करना पड़ेगा। जब डिप्लोमेसी करेंगे तब जाके आप इस चीज को एक व्यवस्थित स्वरूप के साथ ग्राउंड स्तर पर लागू कर सकते हैं। तो ये था लगभग मुद्दा। मैंने पूरा इसकी इतिहास से लेकर के अभी प्रेजेंट तक चर्चा में क्यों है चीजें मैंने बता दिया। अभी प्रेजेंट टाइम से पास होंगे, कैसे होंगे, ये चीजें मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होगा। इसमें जो केस है, क्योंकि यही वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और जब केस स्टडी अगर मैं चर्चा करता तो वो अपने आप में 1 घंटा से ऊपर की बात हो जाती है। तो उसको वहां से आप देख लीजिए, चीजों को यहां से लिंक कर लीजिए, चीजें हो जाएगी। अब यहां पर मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का प्रयास करूंगा। अभी मैं इस पर कोई अपना ओपिनियन देना नहीं चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, चीज को समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। जल्द ही अगर सरकार के द्वारा और कुछ भी इस पर काम करने का प्रयास किए जाते हैं तो और डिटेल में मैं इस चीज को आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।